नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। फाइनली आप सभी लोगों का जो इंतज़ार था वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के लिए पहली क्लास। और पहली क्लास हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स को। एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे क्लास 9th की, 10th की, 11th की और 12th की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैनल के माध्यम से मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, जो यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं या उसके समकक्ष परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस परीक्षा को पास करने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे वो एनसीईआरटीज़ हों, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक्स हों या और भी अन्य चीज़ें जो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाए। क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास 2024 के प्रीलिम्स तक काफ़ी समय है, तो बड़े आराम से, बड़ी सहजता के साथ चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से समझते हुए हम चीज़ों को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 9th क्लास की एनसीईआरटी आज से स्टार्ट हो रही है। आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आप सभी लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत सारे तथाकथित बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पहले ही पड़ी हुई हैं, जिन लोगों ने किताबों को एज इट इज़ अपने चैनल्स पर डाला हुआ है, पढ़ाया हुआ है। मैं भी डायरेक्ट बुक से पीडीएफ बनाते हुए आपको चीज़ें यहाँ से समझा सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करने की आदत है, तो मैं चीज़ों को इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ जिससे कि आपको उसका वास्तविक लाभ हो। क्योंकि किताबों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे काम की भी नहीं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे काम की होती हैं। तो मैं यहाँ से सिर्फ वही चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए काम आ सकती हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए काम आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको विशेष रूप से ध्यान देते हुए चलना है। जो कि मैं हमेशा से आपसे कहता चला आया हूँ कि एनसीईआरटी ये नहीं है कि प्रीलिम्स को आप बिना एनसीईआरटी के पास कर सकते हैं, लेकिन अगर केवल प्रीलिम्स के लिए ही तैयारी कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं। आपको मेंस भी देना है, आपको इंटरव्यू भी देना है, आपको पास होना है, ओवरऑल आपको सिलेक्ट होना है। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और मैं जिस तरीके से यहाँ से आपको पढ़ाऊँ आप समझते चलिएगा, और आप अगले 2 से 3 दिन में ये महसूस कर पाएंगे कि हमको मेंस में आंसर लिखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको कहाँ से मिलेंगी? एनसीईआरटी से मिलेंगी। ठीक है, तो बातें होती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th इकोनॉमिक्स, पहला चैप्टर जिसका नाम है पालमपुर गाँव की कहानी। ठीक है, पालमपुर गाँव की कहानी एक सामान्य सा इसका टाइटल दे दिया गया है, लेकिन इसका महत्व जो है, इसका जो उद्देश्य जो है वो बहुत बड़ा है। देखिए, एनसीईआरटी में हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को एडवांस की तरफ लेते हुए चलेंगे। पालमपुर गांव की कहानी, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको क्या सीख देता है, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? तो इसका जो मेन मोटिव है, इसका जो मेन उद्देश्य है इस चैप्टर का, वो क्या है? प्रोडक्शन से जुड़ी हुई जो भी मूलभूत अवधारणाएं हैं, उत्पादन से जुड़े हुए जो मूल विचार हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप करने का मोटिव है इस चैप्टर का, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। ये एक काल्पनिक गांव है, इसको आप पालमपुर न समझें, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं जैसे अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बात करें तो ये जो पालमपुर गांव है, इसका जो स्ट्रक्चर इस चैप्टर में दिखाया गया है, इसके बारे में जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेस्ट यूपी का बुलंदशहर के आसपास का कोई गाँव, यानी ज़्यादातर आप देखेंगे अगर यूपी को 2 भागों में बांटें, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बेहतर है। यानी ऐसे भी आप मान सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव कंपैरेटिवली देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से थोड़े से बेहतर हैं। तो कहीं ना कहीं एक काल्पनिक गांव आप सभी लोगों को समझाने के लिए इसमें इस चैप्टर में दिखाया गया है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी क्रिया हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें एक गाँव में देखने को मिलती हैं, तो वो आपको इस चैप्टर के माध्यम से देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं बड़ी आराम से चीज़ों को लेकर के चलूँगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। देखिए, जितनी आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे उतनी बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फीड होते चले जाएंगे। जल्दी नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास समय बहुत है। तो मेनली पालमपुर गांव की कहानी नामक अध्याय में हम बात करेंगे प्रोडक्शन से जुड़े हुए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कुछ मूल विचारों के बारे में। तो सबसे पहले इस गाँव का परिचय देखते हैं। एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में पालमपुर गाँव के बारे में बताया गया है। इस गाँव में अगर देखें तो जो मुख्य क्रिया है
मुख्य काम जो होता है वो क्या है, खेती है। ये तो हो गया एक मुख्य काम, ठीक है। यानी ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन इस गांव की किस चीज़ पर डिपेंड है, खेती पर डिपेंड है, कृषि कार्यों पर डिपेंड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस गांव में खेती के अलावा और कुछ नहीं होता। खेती के अलावा भी यहाँ पर कुछ अन्य क्रियाएं होती हैं, जैसे विनिर्माण से जुड़ी हुई चीज़ें, यानी मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ों का निर्माण करना। और मैन्युफैक्चरिंग के अगर आप समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग को, तो मैन्युफैक्चरिंग आप ये मत समझेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे होते हैं। देखिए, गाँव की बात हो रही है तो गाँव में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, विनिर्माण का काम होता है, तो वो बड़े छोटे लेवल पर होता है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रमिकों की भागीदारी नहीं रहती है। जनरली जो गाँव के लोग होते हैं, जो बहुत सारी हस्तशिल्प की चीज़ों में पारंगत होते हैं, या जो छोटी मोटी चीज़ें वो बनाना जानते हैं, जैसे कुम्हार क्या बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। उदाहरण आप समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कुम्हार होता है, वो चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो भी क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग है चीज़ों की, वो भी क्या है, एक विनिर्माण के अंतर्गत आ जाएगा। तो गांव में जो विनिर्माण की क्रियाएं होती हैं वो बहुत छोटे स्तर पर होती हैं, और जनरली एक परिवार के लोग या आस पड़ोस के लोग ही उसमें भागीदारी रखते हैं। तो मुख्य क्रिया जो है गांव की वो क्या है, खेती है। मैक्सिमम लोग इसी में संलग्न हैं। इसके अलावा विनिर्माण से जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। डेयरी उद्योग भी देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ कृषि होती है, जैसे गांव में आपने देखा होगा, वेस्ट यूपी से आप बहुत सारे लोग, आप में से जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो वेस्ट यूपी से होंगे। मैं भी खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे गाँव में खेती होती है, खेतों के अलावा लोग क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं, भैंसों को पालते हैं, गायों को पालते हैं, बकरी पालन करते हैं। तो वो अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए करते हैं। तो मेन जो इसका कह सकते हैं आधार होता है वो दुग्ध उत्पादन होता है, और दुग्ध उत्पादन होता है तो उसके लिए एक डेयरी की आवश्यकता होती है, जिस डेयरी के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर या स्थानीय कस्बों में या अन्य गाँवों में दूध का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, दूध को बेचा जाता है। तो डेयरी जैसी सुविधाएँ भी जो है इस गाँव में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा वेस्ट यूपी में मैक्सिमम जो गाँव हैं वो कस्बों से या अन्य गांवों से बेहतर कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि सड़कें लगभग अब ठीक ठाक हो चुकी हैं और परिवहन के साधनों का विकास हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खेती को छोड़ करके, ठीक है, चाहे विनिर्माण हो गया, चाहे डेयरी हो गई, चाहे परिवहन, इनको क्या बोलेंगे हम, गैर कृषि क्रियाएँ बोलेंगे। कृषि से जुड़ी हुई क्रियाएँ, जो खेती से जुड़ा हुआ काम है, फसल बोना, काटना, उगाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें खेती के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके अलावा जितने भी काम होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, चाहे वो डेयरी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें आती हैं गैर कृषि क्रियाओं में, ठीक है। तो गाँव में मुख्य रूप से कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रिया, ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे इसको हम और विस्तार से समझेंगे। इसके अलावा इस गाँव में क्या है, जो पास के कस्बे हैं, छोटे मोटे शहर हैं, या जो निकटवर्ती गांव हैं, उनसे बेहतर कनेक्टिविटी है गांव की, यानी पक्की सड़कें हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट या परिवहन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पूरे गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से कुछ उच्च जाति के परिवार हैं और कुछ निम्न जाति के परिवार हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो मैक्सिमम भूमि है गाँव की वो उच्च जाति के परिवारों के पास है। ऐसा जनरली हमको देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे वेस्ट यूपी के गाँव में तो ऐसी ही स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं। खेती की क्रिया होती है, इसके अलावा विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और लगभग सभी गाँवों की जो कनेक्टिविटी है वो पास के कस्बे या गाँवों से बनी हुई है। लगभग 400-500 परिवारों का एक गांव होता है, जिसमें विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं। और आप देखेंगे, ये आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, अगर आप अपने स्थानीय परिवेश में थोड़ी सी नज़र अपनी दौड़ाएंगे तो वहाँ पर आप ये महसूस कर पाएंगे कि जो मैक्सिमम लैंड होती है, मैक्सिमम भूमि होती है, उस पर जो स्वामित्व रहता है वो उच्च जाति के लोगों का रहता है। निम्न जाति के लोगों के पास कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कम भूमि मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बिजली, यहाँ पर बिजली की सुविधा यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि जो सिंचाई के लिए, जैसे पहले पारंपरिक साधनों का प्रयोग होता था, पहले नदियों पर ही डिपेंड रहते थे, पहले जो है आपका वर्षा पर ही डिपेंड रहती थी कृषि, तो कहीं ना कहीं जो पारंपरिक चीज़ें हैं सिंचाई के लिए, उन पर जो निर्भरता है वो घटी है, क्योंकि धीरे धीरे ट्यूबवेल का विकास हुआ। और जब बिजली आई तो ट्यूबवेल वगैरह ये जो भी कह सकते हैं यंत्र हैं, इनका विकास हुआ। प्राथमिक विद्यालय जो है गाँव में देखने को मिलेगा, इसके अलावा एक हाई स्कूल गाँव में देखने को मिलेगा, इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और इसके अलावा एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो है गांव में मौजूद है। यहाँ पर आपको दिमाग पालमपुर में नहीं लगाना है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपको दिमाग जो अपना लगाना है वो पालमपुर में नहीं लगाना है, आपको दिमाग लगाना है एक नॉर्मल सा गांव,
ठीक है। एक सामान्य गांव जो होता है उसमें चीज़ें किस तरीके से घटित होती हैं, किस तरीके से क्रियाओं को संपादित किया जाता है, किस तरीके से प्रोडक्शन जो है वो चीज़ों का किया जाता है, उस पर हम मेनली बात करेंगे। तो धीरे धीरे एनसीईआरटी तभी तो मज़ा देती है पढ़ने में, क्योंकि चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेते हुए और बिल्कुल आधार को मजबूत करते हुए चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो ये गाँव का परिचय हो गया। अब इस गाँव में देखेंगे हम जो प्रोडक्शन है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, उत्पादन का संगठन किस तरीके का है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वीडियो जो है मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं गांव में ही हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा जहाँ पर मैं रहता हूँ, जॉब करता हूँ, वहाँ पर पहुँचने में। तो जो फेस वाली वीडियो हैं या बोर्ड वाली वीडियो हैं वो आपको 3-4 दिन बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको मिलेंगी। तब तक आपको क्या है, आपको कंटेंट से मतलब है, आपको चीज़ों से मतलब है, आपको जो कह सकते हैं क्वालिटी वाली चीज़ें हैं उनसे मतलब है, तो आप उस पर ही फोकस करें। 3-4 दिन बाद मैं आपको फेस वाली वीडियो जो है प्रोवाइड करने लग जाऊँगा। तो हम बात कर रहे हैं उत्पादन के संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं? वस्तुओं का उत्पादन और सर्विसेज का प्रोडक्शन, इनके लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं उनको हम बोलेंगे उत्पादन के कारक। ठीक है, उत्पादन के संगठन के बारे में हम बात करें तो वस्तु और सेवाओं के प्रोडक्शन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनको हम उत्पादन के कारक बोलते हैं। और वो उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? मेनली 3 ही कारक होते हैं, लेकिन जो चौथा कारक है उसमें अब हम मानने लग गए मानव पूंजी या जो ह्यूमन कैपिटल होता है उसको चौथे कारक के रूप में यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। मेनली जो फैक्टर होते हैं वो 3 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 3 फैक्टर हैं और चौथा फैक्टर जो इसमें जोड़ा गया है, उन सभी चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से इन कारकों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, सर्विसेज का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर है भूमि और इसके अलावा जितने भी अन्य नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये पहला कारक है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। आप देखेंगे गांव में जनरली कृषि की क्रिया होती है और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि बिना भूमि के कृषि की जा सकती है। जो गेहूं उगाया जा रहा है, जो चावल उगाया जा रहा है, जो गन्ना उगाया जा रहा है या आलू उगाया जा रहा है या कुछ भी फसलें उगाई जा रही हैं, बिना भूमि के उगाया जा सकता है? तो सबसे पहली प्राइमरी नीड जो है, ठीक है, कृषि से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है? भूमि। और भूमि के अलावा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बड़ी भूमिका होती है। तो अन्य प्राकृतिक संसाधनों में क्या आ जाएगा? देखिए, वन जो है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, वनों की आवश्यकता होती है हमको, नदियों की आवश्यकता होती है सिंचाई, ठीक है, या उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को संपादित करने के लिए। तो भूमि तो ज़रूरी है ही, भूमि के साथ साथ वन, पेड़, नदियाँ, ठीक है, नहरें, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। तो ये जो है प्राइमरी फैक्टर होता है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए। अब यहाँ से दूसरा चीज़, बिल्कुल तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए हम चलेंगे, रिलेट चीज़ों को आपस में करते हुए चलेंगे। भूमि हमारे पास है, अब हमारे पास सर ज़मीन है, भूमि है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? लोग नहीं है काम करने के लिए, लेबर नहीं है, श्रम नहीं है। तो क्या हम फसल उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। तो दूसरी जो प्राइमरी नीड है वस्तु के प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है? आपका लेबर। जब लेबर होगी, वही लेबर तो भूमि पर काम करेगी। भाई, भूमि पर फसल अपने आप नहीं उगेगी, भूमि पर फसल उगाने के लिए हमको लोग चाहिए होंगे, हमको श्रम चाहिए होगा, हमको लेबर चाहिए होगा। तो दूसरी जो नीड है वस्तुओं के उत्पादन के लिए, वो है आपकी श्रम या लेबर। ठीक है, भूमि हो गई, भूमि के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करने के लिए, इस भूमि पर फसल को उगाने के लिए, खेत को जोतने के लिए, बीजों को भूमि में बोने के लिए, फसल की कटाई के लिए हमको श्रम की आवश्यकता होगी। तो ये दूसरी प्राइमरी नीड है। अब श्रम भी अगर आप देखेंगे वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में, तो 2 तरीके का श्रम आता है। ठीक है, श्रम भी 2 तरीके का होता है जो एनसीईआरटी हमको बता रही है। एनसीईआरटी हमको बता रही है कि श्रम 2 तरीके का है, एक शिक्षित कार्मिक और दूसरा शारीरिक श्रम। ठीक है, यानी पढ़े लिखे मजदूर भी हमको चाहिए और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, शारीरिक रूप से सक्षम है, शारीरिक रूप से कार्य कर सकते हैं, ऐसे मजदूरों की भी हमको ज़रूरत है, ऐसी लेबर की भी हमको ज़रूरत है। शिक्षित कार्मिक होते हैं, वो जनरली श्रम से जुड़ा हुआ काम नहीं करते हैं, यानी जो शारीरिक श्रम वाले मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं? वो जैसे खेतों की जुताई हो गई, जैसे अभी तो बहुत सारी
आधुनिक विधियों का प्रयोग होने लगा है, बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग होने लगा है, ट्रैक्टर्स, कल्टीवेटर, हैरो, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो उससे पहले जो आपका खेतों में काम होता था वो मानव श्रम पर ज़्यादा डिपेंडेंट था। तो शारीरिक श्रम चाहिए हमको खेतों में काम करने के लिए, शिक्षित कार्मिक हमको चाहिए जो भी हमारी आधुनिक विधियां हैं उनको अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए। तो श्रम 2 तरीके का यहाँ पे हो गया। अब ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि पहली नीड हमारी भूमि थी, भूमि हमारे पास है। दूसरी नीड हमारी श्रम था, लेबर था, वो भी हमारे पास है। लेकिन हमारे पास अब फिजिकल कैपिटल नहीं है, हमारे पास भौतिक पूंजी नहीं है। पूंजी का मतलब आप पैसा समझ सकते हैं। तो पैसा अगर आपके पास नहीं है तो सर आप बीज कहाँ से खरीदेंगे, सीड कहाँ से लेके आएंगे, आप फर्टिलाइजर कहाँ से लेके आएंगे, उर्वरक कहाँ से लेके आएंगे, खाद कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, तो भूमि पर काम करने के लिए श्रम, इसके अलावा तीसरी जो बेसिक नीड है वस्तु के उत्पादन के लिए वो है फिजिकल कैपिटल। ठीक है, बिना पैसे के आप क्या नहीं कर सकते हैं, काम भी तो नहीं करवा सकते हैं किसी से। लेबर भी जब काम करेगी तो लेबर के लिए भी तो पैसा चाहिए उसको पे करने के लिए, तो भौतिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो तीसरा जो मेन फैक्टर है आपका वो आपका फिजिकल कैपिटल हो गया। और फिजिकल कैपिटल में आप देखेंगे तो फिजिकल कैपिटल 2 तरीके का यहाँ पर बताया गया है। और 2 तरीके का जो फिजिकल कैपिटल या भौतिक पूंजी है वो क्या है, पहली इसमें से आ जाएगी आपकी स्थायी पूंजी और दूसरी आ जाएगी कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी मतलब स्टेबल कैपिटल। स्थायी पूंजी क्या है, स्थायी पूंजी में आ जाते हैं आपके कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले जितने भी औजार हैं, उपकरण हैं, मशीन हैं, भवन हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्थायी पूंजी के अंतर्गत आती हैं। स्थायी पूंजी, इसको स्थायी पूंजी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका यूज हम कई वर्षों तक करते हैं। ऐसा नहीं है कोई औजार हम लेकर के आए, कोई मशीन हम लेकर के आए, कोई उपकरण हम लेकर के आए तो आपने उससे एक बार काम किया और वो यूज़ करने लायक नहीं रहा, उसको हमने फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है। स्थायी पूंजी में जो औजार होते हैं, मशीनें होती हैं, भवनें होती हैं, इनको हम कई वर्षों तक लगातार यूज़ करते रहते हैं। तो इस वजह से फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत जो ये जो औजार होते हैं, मशीन होते हैं, भवन होते हैं, इनको हम स्थायी पूंजी के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। और दूसरी होती है आपकी कार्यशील पूंजी सर। ठीक है, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल इसको बोलेंगे अंग्रेजी में। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे भाई लोगों के कमेंट आए थे कि सर बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो अब जैसे ये पहला क्लास है, क्योंकि आज मुझे आपको क्लास देना ही था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आज शाम को 6 बजे मैं पहला वीडियो डाल दूंगा। अब डेली आपको एक वीडियो नहीं मिलेगा, 1-2 दिन आप एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, सिंगल वीडियो। उसके बाद में मैक्सिमम 2-3 वीडियो मैं आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। 9th क्लास की जो NCERT है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें 4 चैप्टर हैं। तो कल और परसों, यानी परसों आपकी 9th क्लास की जो NCERT इकोनॉमिक्स की वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में हम 2 से 3 वीडियो डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड करने लग जाएंगे। तो कार्यशील पूंजी की हम बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो प्रोडक्शन की जो क्रिया होती है, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसी के दौरान ये फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे कच्चा माल हो गया आपका और आपकी नगद मुद्रा हो गई, यानी पैसा हो गया, कैश हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोडक्शन की जो क्रिया होगी, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा उसी के दौरान ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। कच्चा माल आप लेकर के आएंगे, कच्चा माल को यूज़ करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा नगद मुद्रा आप यूज़ करते हैं, नगद मुद्रा से आप चीज़ें खरीदने में उसका यूज़ करेंगे, बीज खरीदने में यूज़ करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजर खरीदने में यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें नगद मुद्रा और कच्चा माल दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जो समाप्त हो जाती है तुरंत ही उत्पादन की क्रिया के दौरान, वो होती है आपकी वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। और जिस पूंजी को हम लगातार कई वर्षों तक यूज़ करते रहते हैं वो स्टेबल कैपिटल के अंतर्गत आती है, स्थायी पूंजी के अंतर्गत आती है। तो 3 फैक्टर्स पर हमने बात कर लिया। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के 3 फैक्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। भूमि और नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर हो गया आपका और फिजिकल कैपिटल हो गया। अब चौथा जो फैक्टर है आपका वो है मानव पूंजी। देखिए मानव को भी एक पूंजी की तरह यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, मानव को भी एक संसाधन के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। हालांकि जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी, ज्योग्राफी को हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। NCERT की पूरी ज्योग्राफी हमने 6 से 12 तक कंप्लीट की है। 6 से 12 तक हमने NCERT की ज्योग्राफी को पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो उसमें मानव संसाधन नाम का एक टॉपिक है, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बताई कि मानव भी क्या है, एक रिसोर्स है। यानी मानव नामक रिसोर्स का इस्तेमाल आप अन्य रिसोर्स को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। मानव को दूसरी रिसोर्सेज बनाने के लिए उसका यूज किया जा सकता है। तो मानव पूंजी कब बनती है, जब उसको क्या दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है,
नॉलेज दी जाती है, जब वो किसी इंटरप्राइज से जुड़ता है, किसी उद्यम से जुड़ता है, किसी उद्यम को करने लग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, ना तो वो पढ़ा लिखा है, ना ही उसे कोई विशेष प्रकार की स्किल आती है, ना ही उसको ट्रेंड किया गया है, ना ही उसको प्रशिक्षण दिया गया है, ना ही उसे किसी भी चीज़ के बारे में कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या वो मानव पूंजी के रूप में उसको कंसीडर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। मानव पूंजी तब बनेगा जब उसको किसी विशेष चीज़ का ज्ञान होगा, उसको शिक्षित किया जाएगा, उसको एजुकेशन दी जाएगी, उसको किसी विशेष स्किल में ट्रेन किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, वो किसी भी प्रकार का कोई उद्यम करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई भी काम करेगा, तब वो मानव पूंजी के रूप में उसको कंसीडर हम करेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख चीज़ें हैं आपकी भूमि और नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ये चारों चीज़ें जो हैं वस्तु और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होती हैं, अतः इनको हम बोलेंगे प्रोडक्शन के फैक्टर, उत्पादन के कारक। आई थिंक मैं आपको ठीक तरीके से समझा पाया हूँ। अब इसके बाद में बात करते हैं गांव में खेती से जुड़ी हुई कुछ प्रोसेस के बारे में, या गांव में जो खेती होती है उससे जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी या बेसिक चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। गांव यहाँ पर आधार बना करके रखा गया है पालमपुर को, लेकिन आप ये पालमपुर को दिमाग में न रख करके आप एक गाँव का इमेज अपने दिमाग में बनाते चलें। जनरली गाँव में क्या होता है, जो भूमि का प्रकार होता है वो स्थिर भूमि होती है। अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो जनरली गाँव में जो कृषि की भूमि है वो स्थिर है। अब यहाँ पर स्थिर का मतलब क्या है आप ये समझिए। देखिए छोटे टर्म्स हैं, मैं इस चैप्टर में से भी आपको बताऊंगा कि यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स में इस 9th क्लास के पहले चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कभी भी आपको ये दिमाग में नहीं लाना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इस साल का पेपर आपने देखा है 2024 का जो हुआ है, उसमें ज्योग्राफी के क्लास 7th से 8th से 9th से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत ज़्यादा इसको पूरा करने में नहीं लगता है, चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी के थ्रू समझ सकते हैं, तो इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते चलना है। तो स्थिर भूमि की बात हो रही है, स्टेबल लैंड की बात हो रही है। स्थिर भूमि का तात्पर्य क्या है? आप कहेंगे भैया भूमि तो स्थिर ही होती है, भूमि कौन सी कहीं भटके जा रही है, भूमि तो स्थिर ही है ना, स्टेबल ही है, वो कौन सी गति करती है। यानी जो खेती की ज़मीन है, जहाँ पर खेती की जा रही है, जहाँ पर फार्मिंग की जा रही है, तो वो भूमि स्थिर ही है, वो कहाँ भग रही है। यहाँ पर स्थिर भूमि का अर्थ ये है कि अब तक जितनी भूमि पर या भूमि के जिस टुकड़े पर खेती की जा रही है या फार्मिंग की जा रही है, अब वो और बढ़ाया नहीं जा सकता है उसको। जैसे कि आपने देखा होगा 1950-1960 के दशक में जब कृषि के क्षेत्र में इतने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए थे, तो बहुत सारी भूमि ऐसी थी जो बेकार पड़ी थी, बंजर पड़ी थी। धीरे धीरे समय बदलता गया, बहुत सारी नई चीज़ों का आविष्कार हुआ। उसके बाद में आप देखते हैं 1960 के आसपास आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन आती है, हरित क्रांति आती है, तो उस टाइम पर बहुत सारी भूमि को क्या किया गया, खेती योग्य बनाया गया। अब जनरली आप अपने गांव में देखेंगे, आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव में अगर आप नज़र दौड़ा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको बंजर भूमि बहुत कम मात्रा में मिलेगी या न के बराबर मिलेगी। तो स्थिर भूमि का यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अब जनरली गाँवों में ऐसी कोई भूमि बची नहीं है जिसको खेती योग्य बना करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और ज़्यादा खेती की जा सके। तो यहाँ पर स्थिर भूमि का या स्टेबल लैंड का मतलब यही है, नई भूमि को खेती योग्य बना करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश जनरली गाँव में नहीं रही है, क्योंकि पहले से जितनी बेकार भूमि पड़ी थी उसको ऑलरेडी कृषि योग्य भूमि में बदला जा चुका है। तो भूमि का ये जो प्रारूप है स्थिर भूमि, ये कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाला, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे मान करके चलिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास में 4 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, 4 एकड़ ज़मीन है और उसके 2 बेटे हो गए। तो ये 4 एकड़ ज़मीन जो है 2-2 एकड़ में परिवर्तित हो गई। फिर इसके 2 बेटे हो गए, इसके भी 2 बेटे हो गए, तो फिर ये 2 एकड़ ज़मीन जो है तो ये और 1-1 एकड़ में यहाँ से कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो धीरे धीरे जो भूमि का जो कह सकते हैं टुकड़ा है वो छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, इतनी संयुक्त परिवार की प्रथा अब रही नहीं है कि सभी लोग 3-4 पीढ़ियों के लोग एक ही परिवार में एक ही सम्मिलित रूप से कृषि कर रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, भूमि की जोतों का आकार जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्थिर भूमि का मतलब आप समझ पाए होंगे कि नई भूमि को खेती योग्य बना करके कृषि से जुड़े हुए प्रोडक्शन को बढ़ाने की अब कोई भी गुंजाइश नहीं बनी है। जनरली गांव में लोग 3 तरह की फसलों का प्रोडक्शन करते हैं, 3 तरह की फसलों का उत्पादन करते हैं, रबी, खरीफ, जायद। इनको हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, तो ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है।
अब जैसे जनरली गाँव में जो भूमि होती है उसके मापन की जो मानक इकाई है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या है, हेक्टेयर है। अब हेक्टेयर को आप कैसे समझेंगे, कोई 100 मीटर भुजा वाला कोई वर्ग है, जैसे कोई खेत है, ये खेत आप समझ लीजिए, इसकी एक भुजा 100 मीटर है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो सब 100 मीटर की भुजाएं हो गई, 100 मीटर की भुजाएं हो गई, और इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो 1 हेक्टेयर होगा। ठीक है, तो 100 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो ये भूमि के मापन की क्या है, मानक इकाई है, स्टैंडर्ड यूनिट है। इसके अलावा आप देखेंगे देहात क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में भूमि को मापने की और भी स्थानीय इकाइयाँ प्रचलित हैं, जैसे बीघा, आपने देखा होगा बीघा में भी कच्चे बीघे भी होते हैं, पक्का बीघा भी होता है, गुंठा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है भूमि मापन की यूनिट्स हैं। अब एक टर्म आता है आपका यहाँ से, बहुविधि फसल प्रणाली। इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस पीसीएस में पूछे गए हैं पहले भी। बहुविधि फसल प्रणाली, इसको बोलेंगे हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम ये एक विशेष प्रोसेस है जिससे हम उपज को, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। उपज बढ़ाने की सामान्य प्रणाली के रूप में मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को देखा जाता है। मल्टीपल मतलब बहुत सारी फसलों को उगाना, एक ही तरह की खेती नहीं करते रहना, बल्कि जो फसलें हैं उनमें विविधता लाते रहना, अलग अलग तरह की फसलों को उगाते रहना। ठीक है, जिससे क्या होगा, खेत भी जो होते हैं, जैसे सामान्य रूप से जिन गांवों में लोग अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं और वही परंपरागत कृषि करते चले जाते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक निश्चित समय के लिए खेत आपको खाली दिखाई देंगे, वहाँ पर कोई भी फसल नहीं दिखाई देगी। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर भूमि कम है, लेकिन उससे कम भूमि में भी वे लोग बहुविधि फसल प्रणाली को उगा करके, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को अपना करके बहुत सारा लाभ अर्जित करते हैं, अपनी आय के वृद्धि करते हैं। तो उपज बढ़ाने की एक सामान्य प्रणाली के रूप में बहुविधि फसल प्रणाली को जाना जाता है। इसके अलावा दूसरे तरीके भी हैं जिनसे आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सकता है, उपज को बढ़ाया जा सकता है। और वो दूसरा तरीका क्या है, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। ठीक है, जो मॉडर्न विधियां चल रही हैं, आधुनिक विधियां हैं कृषि से संबंधित, उनका प्रयोग करके भी आप क्या कर सकते हैं, उपज को बढ़ा सकते हैं। और इसका सबसे जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण उदाहरण है 1960 की ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति में क्या हुआ, यहाँ पर HYV प्रकार के बीजों का यूज़ किया गया, हाई यील्डिंग वेराइटीज़। HYV की अगर फुल फॉर्म आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे हाई यील्डिंग वेराइटीज़, अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज। तो HYV प्रकार के जो सीड्स थे, इनकी क्या विशेषता थी कि एक ही पौधे से ज़्यादा अनाज की प्राप्ति, एक ही पौधे से ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा ही है, आपको पता ही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसमें मुख्य रूप से किन फसलों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो गेहूं और चावल की फसल को इससे सर्वाधिक लाभ हुआ था। और प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों में ये जो है कारगर रही थी, तो ये आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, वेस्ट यूपी वाला जो क्षेत्र है वो हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित रहा था। तो जब HYV प्रकार के सीड्स का यूज किया जाता है कृषि में, यानी एक ही पौधे से जब ज़्यादा अनाज प्राप्त होता है, तो इससे एक विशेष चीज़ होती है, वो है कि जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, वो सरप्लस हो जाता है, अधिशेष अनाज की मात्रा बढ़ जाती है। किसानों में जनरली समस्या क्या देखने को मिलती है कि जो भी वो फसल उगाते हैं, तो उससे अगर वो परंपरागत चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है। और प्रोडक्शन जब कम होगा तो उनके पास सरप्लस की मात्रा ज़्यादा नहीं रहेगी, यानी जो प्रोडक्शन होगा उसका यूज़ या तो वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में कर लेंगे, ठीक है, अपने भोजन के लिए कर लेंगे, तो अधिशेष नहीं बच पाता है। तो अधिशेष न बच पाने से क्या होता है कि अगले साल फिर दोबारा से जब कृषि का ये प्रोसेस अपनाया जाएगा, तो उनको फिर दोबारा से अपनी जेब से अलग से पैसा लगा करके बीजों को खरीदना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स को खरीदना पड़ेगा, उर्वरकों को खरीदना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा पैसा उनको अतिरिक्त लगाना पड़ेगा। खास करके छोटे ज़्यादा किसान जो होते हैं वो इससे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता, उनकी खुद की आवश्यकताएँ भी उससे पूर्ति नहीं हो पाती है। तो उसके लिए उनको दूसरे किसानों से, या जो बड़े किसान होते हैं, मझोले किसान होते हैं, उनसे उनको क्या लेना पड़ता है, डेब्ट लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर उनको दिया जाता है। तो इससे थोड़ा सा ये परिवर्तन ज़रूर हुआ है कि जब अधिक कह सकते हैं उपज देने वाले बीजों का प्रयोग हुआ, खास करके ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग हुआ। आधुनिक कृषि विधियों में बहुत सारे साधन आ सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं, जैसे हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स मतलब यही जो आपके HYV बीज हैं, अधिक उन्नत बीज,
इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ, मतलब उर्वरकों का यूज हुआ, इंसेक्टिसाइड्स का यूज हुआ, यानी जो कीटनाशक जो होते हैं। पहले क्या होता था कि कोई बीमारी अगर फसल में लग गई, कोई रोग फसल में लग गया तो फसल बर्बाद, कोई कीटों का कोई हमला हो गया फसल पर तो फसल बर्बाद। अब क्या करते हैं लोग, पहले से इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिससे कोई भी बीमारी फसलों में नहीं लग पाती, लग भी पाती है तो उससे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में संभव हो पाई हैं। इसके अलावा पहले परंपरागत तरीके से खेतों में जुताई का काम बैलों के द्वारा या हाथ से हल द्वारा ये सारी चीज़ों से यूज़ होता था, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं तो ट्रैक्टरों से खेत की जुताई, माल की ढुलाई, वो सारे काम होने लगे हैं। इसके अलावा पहले वर्षा पर डिपेंड थी कृषि, वर्षा हो रही है तो फसल हो रही है, वर्षा अगर नहीं हुई किसी वर्ष या कम हुई तो कहीं ना कहीं फसल के प्रोडक्शन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। अब क्या है कि बिजली की व्यवस्था सारी जगह पर है, बिजली की वजह से पंप सेट भी लगाए गए हैं, जिससे खेतों की सिंचाई आसानी से हो पा रही है। बांध बना करके पानी को रोक करके कृषि के काम में लाया जा रहा है। नहरों की खुदाई से जो नदियों का पानी है वो बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर पानी की कमी है या जहाँ पर सिंचाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ तक उनको पहुँचाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आधुनिक कृषि विधियों के अंतर्गत आती हैं। इन नए नए तरीक़ों से जो प्रोडक्शन जो है कृषि के क्षेत्र में वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा है, आधुनिक कृषि विधियों का यूज़ हुआ है, तो उससे कुछ नुकसान भी हुए हैं सर, ठीक है। उससे कुछ नुकसान भी हुए हैं। नुकसान क्या हुए हैं कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का अति उपयोग हुआ है, जब आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया गया है तो उससे नुकसान ये हुआ है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा है, उनका अति उपयोग किया गया है। मतलब अति उपयोग का मतलब आप ये समझेंगे यहाँ पर कि जितनी आवश्यकता है, नेचुरल रिसोर्सेज की जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा मात्रा में उनका उपयोग किया गया है। और ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से कौन कौन से नुकसान हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, खास करके ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, तो एक शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड के लिए देखें तो प्रोडक्शन बढ़ा, ज़्यादा खाद दिया गया, ज़्यादा यूरिया दिया गया, फसलों के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग टाइम अगर इसका इम्पैक्ट देखेंगे आप तो धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता भी सर कम हुई है। अधिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता भी कम हुई है और उर्वरता कम होने के साथ साथ मिट्टी का जो नेचर है, मिट्टी की जो प्रकृति है वो टॉक्सिक होती जा रही है, मिट्टी जो है वो जहरीली होती जा रही है अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से, अत्यधिक रासायनिक जो उर्वरक हैं उनके प्रयोग से। इसके अलावा पहले मैंने आपको बताया था कि जो कृषि थी सिंचाई के लिए वर्षा पर डिपेंड थी या नदियों के पानी पर डिपेंड थी। नदी हर जगह पर जो है अवेलेबल नहीं है, तो नदियों से पानी ला करके, यानी नहरों के माध्यम से नदियों से पानी को ला करके खेतों तक पहुंचाया गया। और धीरे धीरे जैसे और डेवलपमेंट हुआ तो नलकूपों के द्वारा सिंचाई होने लगी, ठीक है। नलकूपों के द्वारा सिंचाई होने से नुकसान क्या हुआ? पहली बात तो लोग पानी की वैल्यू को, और लोगों ने पानी की वैल्यू को कम करके आंक दिया, मतलब उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। मतलब खेत में सिंचाई हो रही तो हो ही रही है, जहाँ पर पानी, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जहाँ पर 1 गिलास पानी की आवश्यकता है वहाँ पर 10 गिलास पानी यूज किया जा रहा है, ठीक है, नलकूपों के द्वारा सिंचाई। तो इससे क्या हुआ है कि जो भूमि का जल स्तर है, वाटर लेवल है, ठीक है, भूमि के अंदर जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला गया है। आप में से बहुत सारे लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे, आपने देखा होगा जब आपने बचपन में खेतों पर जाया करते थे तो पानी के जो ट्यूबवेल के जो गड्ढे होते हैं, कुएं होते हैं, वो बहुत ऊपर होते थे। मतलब आप वैसे ही उसमें नीचे उतर सकते थे, फिर ऊपर चढ़ करके आ सकते थे। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा अब घरों पे भी जो सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं या नलकूप लगे हुए हैं, उनका जो वाटर लेवल है बहुत नीचे चला गया। काफ़ी सारी खुदाई हमको करनी पड़ती है, बहुत सारे नीचे जाना पड़ता है, तब जा करके हमें पानी के रिसोर्सेज मिल पाते हैं पृथ्वी के अंदर। तो अत्यधिक सिंचाई से या अति सिंचित प्रक्रिया से नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई की गई है उससे ज़मीन का वो वाटर लेवल है वो कम हुआ है, भौम जल स्तर जो है वो कम हुआ है। तो ये कुछ नुकसान भी हुए हैं, तो इनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बार बार एक शब्द यूज हो रहा है, उपज। उपज को कहते हैं यील्ड, ठीक है। तो उपज को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? उपज को परिभाषित करेंगे कि भूमि का कोई टुकड़ा है, भूमि का कोई भाग है या कोई भूखंड है, उसमें एक ही मौसम में जो फसल पैदा की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उपज। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, उपज को अगर परिभाषित करेंगे तो पूरे वर्ष भर का प्रोडक्शन इसमें सम्मिलित नहीं होता है। उपज का मतलब है भूमि के एक टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल।
उसको बोलेंगे उपज। ठीक है, इधर से थोड़ा सा डेटा है, हालांकि ये जो डेटा दे रखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो करंट से जुड़े हुए आते हैं, लेकिन अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनको आप अपने आंसर में इनका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो कुछ डेटा है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब आपको अगर पूछा जाएगा इसी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन, जुताई क्षेत्र से जुड़ा हुआ या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं या भूमि से जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आप इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है जुताई के क्षेत्र के बारे में, जो कि मिलियन हेक्टेयर में दे रखा है। 1950-1951 के आसपास जो जुताई क्षेत्र था भारत में वो 129 मिलियन हेक्टेयर था। जुताई क्षेत्र का मतलब जिस जमीन पर या जमीन के जिस हिस्से पर जुताई करके खेती की क्रिया को संपादित किया जा रहा है वो क्षेत्र कितना था 1950-51 के आसपास 129 मिलियन हेक्टेयर था। और धीरे धीरे 2014-15 तक आते आते ये 2017 का डाटा है, ठीक है, जो कि 2017 में ये डाटा पब्लिश किया गया था 2014-15 का। तो इसमें देखा गया है कि जुताई क्षेत्र में वृद्धि हुई। जैसा कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि उस टाइम पर 50-60 के दशक में बहुत सारी भूमि ऐसी पड़ी हुई थी जो कृषि योग्य नहीं थी, बंजर थी या जिस पर कृषि की क्रियाएं संपादित नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उस भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला गया, तो वो भूमि जो थी बंजर पड़ी हुई थी वो जुताई क्षेत्र के अंतर्गत आ गई और 2014-15 में इसमें काफ़ी सारी वृद्धि हुई और 129 मिलियन हेक्टेयर से ये 155 मिलियन हेक्टेयर के आसपास पहुंच गई। गांव में भूमि वितरण के बारे में बात करते हैं। गांव में भूमि का वितरण किस तरीके से होता है, किन लोगों के पास में कितनी भूमि होती है, क्या सभी लोगों के पास में भूमि के जो खंड हैं या भूमि का जो हिस्सा है वो बराबर होता है? ऐसा नहीं है। खास करके देखा जाता है गांव में जितने भी लोग होते हैं, खास करके जो कृषि पर डिपेंड हैं, उन सभी लोगों के पास में पर्याप्त भूमि का अभाव देखने को मिलता है। सभी लोगों के पास में अपनी दैनिक जीवन की जो भी क्रियाएं हैं या अपने जीविकोपार्जन के लिए जो उनको ज़रूरी चीज़ें हैं वो भूमि से नहीं मिल पाती हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त भूमि का अभाव है। अधिकांश लोगों की बात करेंगे तो उनके पास जो भूमि है उसकी मात्रा देखेंगे तो 2 हेक्टेयर से कम है। मैक्सिमम लोगों के पास में भूमि जो है वो 2 हेक्टेयर से कम है। जोतों का आकार लगातार घटता चला जा रहा है और इसके भविष्य में भी घटने की ही संभावना है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है और अब तो हम पहले स्थान पर आ गए दुनिया में। ठीक है, तो जब अधिकांश लोगों के पास में ये सिचुएशन है कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि उनके पास है तो उनके लिए जो भी उनको अपने दैनिक जीवन की जितनी भी मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त इनकम नहीं हो पाती है, पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है। और ये किसका परिणाम है? गांव में भूमि के असमान वितरण का परिणाम है। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, इस पालमपुर गांव का एग्जाम्पल देते हुए एनसीईआरटी हमको ये बताने का प्रयास कर रही है, जैसे आप मैक्सिमम गाँव में देखेंगे तो जो मैक्सिमम ज़मीन है, ज़्यादातर भूमि जो है वो उच्च वर्ण के लोगों के पास है, उच्च जाति के लोगों के पास है। बाकी जो दलित हैं या अनुसूचित जाति या जनजाति वाले जो लोग हैं उनके पास अपेक्षाकृत कम भूमि देखने को मिल जाती है। एक डेटा यहाँ पर आप देखेंगे, इससे आप जो है थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे। कृषि जनगणना 2011-12 का डाटा है। कृषि संगणना, जनगणना कुछ भी कह लीजिए, उसका एक डाटा है। तो ये डाटा क्या बताता है आपको? ये 2 आपको डायग्राम दे रखे हैं। पहला डायग्राम आपको बता रहा है कृषि क्षेत्र के बारे में, दूसरा डायग्राम आपको बता रहा है किसानों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर जो डार्क वाला एरिया है, जो अंडरलाइन एरिया हो रहा है, डार्क वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डार्क वाला पोर्शन दिखा रहा है बड़े किसानों और मझोले किसानों को, जिनके पास में भूमि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। जनरली बड़े किसानों या मझोले किसानों में उन लोगों को रखा जाता है जिनके पास भूमि की मात्रा 2 हेक्टेयर से अधिक होती है। और जो ब्लैंक एरिया है, ये वाला जो ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखा रहा है जनरली छोटे किसानों को या सीमांत किसानों को, जिनके पास भूमि 2 हेक्टेयर से कम होती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 55 से अधिक हिस्सा, 55% से अधिक हिस्सा जो है वो किन के पास है? मतलब बड़े कृषकों के पास है। भूमि का आधे से ज़्यादा हिस्सा, यहाँ पूरे भारत की बात हो रही है, ठीक है, किसी गांव की बात नहीं हो रही है। 55% से अधिक यानी आधी से अधिक हिस्सा मझोले और बड़े किसानों के पास है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है। और वहीं 44.6% हिस्से में सभी सीमांत और छोटे कृषक सम्मिलित हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बड़े कृषक या मझोले किसानों की संख्या बहुत कम है, जबकि सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो किसकी है? छोटे किसानों और सीमांत किसानों की।
ठीक है। तो एक तरफ देखेंगे आदमियों का वॉल्यूम कम है, भूमि का वॉल्यूम ज़्यादा है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे आदमियों का वॉल्यूम ज़्यादा है, भूमि का वॉल्यूम कम है। तो यहाँ से देखेंगे आप कि एक आइडिया अगर यहाँ से लेंगे कृषकों की संख्या, तो किसान अगर देखेंगे तो बड़े किसानों में, ओवरऑल किसानों की बात की जाए इंडिया में, तो लगभग 15% किसान ऐसे हैं जो बड़े या मझोले किसानों की कैटेगरी में आते हैं, और 85% किसान ऐसे हैं जो सीमांत या छोटे कृषकों की कैटेगरी में आते हैं। अब कितनी हैरानी की बात है, यही चीज़ दिखा रही है आपको भूमि के असमान वितरण के बारे में, जो कहीं ना कहीं छोटे किसान या सीमांत किसानों की समस्या का प्रमुख कारण है, क्योंकि भूमि का वितरण जो है वो कैसा है, इक्वल नहीं है, असमान है, या बहुत ज़्यादा असमानताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लगभग 15% किसानों के पास में ओवरऑल भूमि का आधे से ज़्यादा हिस्सा है। लगभग 15% कृषकों के पास में ओवरऑल भूमि का आधे से ज़्यादा भाग है, जबकि 85% के आसपास किसान के पास में जो भूमि है वो केवल 44% है। ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं छोटे किसानों की आत्महत्या की जो आपको घटनाएं या खबरें सुनने को मिलती हैं, या उनकी दयनीय दशा की जो खबरें सुनने को मिलती हैं, तो वो इसी भूमि के असमान वितरण का एक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। जनरली जो छोटे किसान होते हैं वो, क्योंकि उनके पास भूमि ही पहले से ही कम होती है, ठीक है, ऊपर से उनकी जो मासिक आय या वार्षिक आय की बात करें वो भी बहुत कम होती है, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने खेतों में काम किसी से करवा सके, और ना ही इतना बड़ा भूखंड उनके पास है जिस पर बाहर से लेबर को किराए पर लेकर के काम करने की आवश्यकता महसूस हो। तो छोटे किसान जो होते हैं जनरली अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े या जो मझोले किसान होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास भूमि ज़्यादा होती है तो वो स्वयं काम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बड़े भूखंड को वो स्वयं अपने परिवार के साथ में संभाल नहीं सकते। तो बड़े या मझोले किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में काम करवाने के लिए दूसरे श्रमिकों को क्या करते हैं, किराए पर लेते हैं। ठीक है। अब खेती वाले जो श्रमिक होते हैं जनरली वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? खेती में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, जो बड़े या मझोले किसानों के खेतों में काम करते हैं, वो कहाँ से होते हैं? या तो वो भूमिहीन होते हैं, भूमिहीन का मतलब या तो उनके पास ज़मीन है ही नहीं, या फिर वो छोटे किसान होते हैं जो अपने काम को संपादित करने के बाद में अतिरिक्त आय के लिए, अतिरिक्त इनकम के लिए बड़े या मझोले किसानों के खेतों में जाकर के काम करते हैं। यहाँ पर जो मजदूरी दी जाती है वो नगद के रूप में भी दी जाती है, कभी कभी वस्तु या अनाज के रूप में भी दी जाती है, कभी कभी भोजन के रूप में भी दी जाती है। हालांकि तीसरा फैक्टर जो है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लगभग अब ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं जहाँ पर खेतों में काम भोजन के रूप में किया जा रहा हो, लेकिन नगद के रूप में यानी कैश के रूप में, मुद्रा के रूप में तो हो ही रहा है, वस्तु के रूप में भी आज भी जो है काम या मजदूरी जो है वो प्रचलन में है। यानी कि जैसे बहुत सारे मजदूर आपने देखे होंगे गांवों में जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और उस काम के बदले वो अनाज ले जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर पालमपुर गांव की बात हो रही है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रोजगार की अवधि में भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। रोजगार की अवधि मतलब जनरली आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं पर मान के चलिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो क्या आप ये चाहेंगे कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में से काम आपको 8 महीने मिले केवल? ऐसा आप चाहेंगे? जनरली कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहेगा, ठीक है, कि उसको 12 महीने में से 8 महीने काम मिले या 5 महीने काम मिले या 6 महीने काम मिले। हर व्यक्ति चाहता है उसको 12 के 12 महीने काम मिले ताकि वह अधिक से अधिक पैसा अर्जित कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके कृषि के क्षेत्र में ये देखने को मिलता है कि रोजगार अवधि में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर दो तरह के मजदूर जनरली देखने को मिलते हैं। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो दैनिक मजदूर होते हैं, और कुछ मजदूर या श्रमिक ऐसे होते हैं जो पूरे वर्ष भर काम करते हैं। पूरे वर्ष भर काम करने का मतलब क्या है कि जो बड़े किसान हैं जिनके पास भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और उनके पास वर्ष भर कोई ना कोई काम खेती का लगा रहता है, तो वो क्या करते हैं, मजदूरों को पूरे वर्ष के लिए अपने पास रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं और उसके बदले में उनको पैसा देते हैं। लेकिन दैनिक मजदूर वो होते हैं कि जिनको रेगुलर बेसिस पे काम नहीं मिलता है। आज यहाँ पर काम कर रहे हैं, कल दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, फिर कोई तीसरा व्यक्ति आया कि भाई हमारे यहाँ पर काम करना है तो उसके पास चले गए। तो इनके साथ में क्या प्रॉब्लम रहती है कि एक विशेष समय तक तो इनको काम मिलता है, लेकिन वर्ष के 3 से 4 महीनों में ये काम से जो है काम इनको नहीं मिल पाता है। 3 से 4 महीनों में कुछ समय ऐसा होता है जो कि कृषि क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है भी, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी जिसको कहते हैं, क्योंकि खेतों में काम जनरली 12 महीने नहीं चलता है। विशेष रूप से काम आता है जब खेतों की जुताई के बाद में फसलों को बोया जाता है,
या उस टाइम पर थोड़ा सा काम चलता है, तो फसलों को बो देने के बाद में बहुत ज़्यादा काम बचता नहीं है। जो भी काम बचता है उसको जो भी किसान होता है वो अपने स्तर से संपादित कर लेता है। उसके बाद में जब फसलों की कटाई होती है फिर दोबारा से काम आता है। फसल कट जाने के बाद में फिर कुछ दिन तक ये जो मजदूर हैं, जो दैनिक मजदूर होते हैं, ये लोग फिर दोबारा से क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो एक मौसमी प्रकार की बेरोजगारी इस क्षेत्र में पाई जाती है जो मौसम के अनुसार देखने को मिलती है। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की बात करें तो आप देखेंगे कि अगर खेती में आधुनिक विधि का अगर उपयोग किया जाता है, खेती की आधुनिक विधि में आपने देखा होगा अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। अब बैलों की सहायता से तो खेत को जोतने से अब यहाँ पर जो प्रचलन है वो नहीं रहा है। जनरली क्या हो कि मशीनीकरण हुआ है और मशीनीकरण से बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, ट्रैक्टर वगैरह, इनकी सहायता से खेतों को जोता जाता है। तो खेती की आधुनिक विधि जब प्रयोग में लाई जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके लिए पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होगी। छोटे किसान जो होते हैं उनके पास इतना पर्याप्त पैसा होता नहीं है कि वो अपने स्तर से संसाधनों का व्यवस्थीकरण कर सकें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बड़े किसान, ठीक है, साहूकार, व्यापारी या जो लोग होते हैं इनसे क्या लेते हैं, ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं, जिससे कि खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था की जा सके। इसके विपरीत जो बड़े किसान होते हैं यहाँ पर इनकी स्थिति दूसरी तरह वाली होती है। ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि इन पर भूमि का जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद में इनके पास में खेती से बहुत सारा जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट की गई चीज़ें होती हैं बच जाती हैं। जैसे मैं बात कर रहा था सरप्लस ग्रेन की, ठीक है, अधिशेष अनाज की, तो इनके पास में काफ़ी सारा अनाज बचता है जिसको ये स्टोर करके रखते हैं, यानी खेती से बचत करते हैं। और खेती से बचत करते हैं तो जो भी अधिशेष उत्पाद इनके पास होते हैं ये उनकी बिक्री करते हैं। जनरली यहाँ से एक चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं कि मार्केट में जो गेहूँ जा रहा है, मार्केट में जो चावल जा रहा है, मार्केट में जो भी चीज़ें जा रही हैं जो कि ऐसी जगहों पर पहुँचाई जा रही हैं जहाँ पर खेती की क्रिया नहीं होती हैं। ख़ास करके अगर समझने की दृष्टि से सीधे सीधे शब्दों में कहें तो शहरों में जो गेहूं की सप्लाई हो रही है वो गाँवों से हो रही है, तो गाँवों से शहरों में जो ग्रेन की सप्लाई हो रही है, गेहूं की सप्लाई हो रही है, चावल की सप्लाई हो रही है, मक्का की सप्लाई हो रही है, ये छोटा किसान कर रहा है या बड़ा किसान कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा किसान करता है, क्योंकि उसके पास में सरप्लस होता है, अधिशेष होता है जो वो खेती से बचाता है और अधिशेष उत्पादों की क्या करता है, बिक्री करता है। और इन अधिशेष उत्पादों की बिक्री के बाद में वो अपने लिए आवश्यक पूंजी का निर्माण करता है। यानी उसके पास में एक्स्ट्रा गेहूं है, एक्स्ट्रा सरसों है, एक्स्ट्रा अनाज है, एक्स्ट्रा चावल है, उसको वो बेच रहा है और बेचने के बाद में उससे पैसा ले रहा है और उस पैसे का यूज़ कर रहा है अन्य कृषि से जुड़े हुए या गैर कृषि कार्यों में। बड़ा किसान जो होता है अधिशेष उत्पादों की बिक्री के बाद में जो पूंजी निर्माण कर रहा है उसका यूज वो कहाँ पे कर रहा है, खेती से जुड़े हुए कामों में कर रहा है। इसके अलावा गैर कृषि कार्यों में भी कर रहा है, जैसे पशु खरीद लेगा वो, ठीक है, वो कोई वाहन खरीद लेगा, ट्रक खरीद लेगा या कोई दुकान खरीद लेगा, तो इससे क्या है, गैर कृषि कार्यों में जो है बढ़ावा मिलता है। अब गाँवों में गैर कृषि कार्य कौन कौन से हैं जो कृषि से जुड़े हुए नहीं है? जैसे डेयरी वाला काम हो गया, दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र, ठीक है, मिल्क स्टोरेज एंड कूलिंग सेंटर जो है वो गैर कृषि क्रियाओं में आ जाएगा। यहाँ से एनसीईआरटी आपको बता रही है। इसके अलावा गाँवों में कृषि से अलावा लघु स्तरीय यानी छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग का काम भी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये बहुत बड़ा उद्योग नहीं होता है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती हैं। गाँव में छोटे लेवल पर जो चीज़ें निर्माण की जाती हैं उनमें श्रम जो होता है, लेबर जो होता है, वो पारिवारिक श्रम ही होता है। जनरली पारिवारिक श्रम की सहायता से ही जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो किया जाता है। इसके अलावा दुकानें देखने को मिलेंगी। दुकानों में लोग क्या करते हैं, जो गांव के लोग हैं वो शहर जाते हैं और शहर जा कर के वहाँ जो थोक विक्रेता होते हैं, थोक मतलब इकट्ठा सामान जो लाते हैं, वहाँ से इकट्ठा सामान बेचने वाले होते हैं, वहाँ से इकट्ठा सामान खरीदते हैं और वो सामान खरीद करके गांव में खुदरा टाइप में बेचते हैं, ठीक है, बल्क में सामान खरीदते हैं और उसको गांव में छोटे लेवल पर बेचने का काम करते हैं। ये दुकानदारों का काम होता है। इसके अलावा देखा होगा आपने कि गाँव का जो कनेक्टिविटी है वो स्थानीय कस्बों से हो चुकी है, स्थानीय गांवों से भी कनेक्टिविटी गांवों की बन चुकी है। तो ट्रांसपोर्ट का भी काम जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है, जिसमें रिक्शा चलाने वाले हो सकते हैं, जिसमें तांगा चलाने वाले हो सकते हैं, जीप चलाने वाले हो सकते हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले हो सकते हैं, ट्रक ड्राइवर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं परिवहन या ट्रांसपोर्ट की सहायता से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं और अपनी जीविका का जो है जीविकार्जन अपना करते हैं और अपने लिए जो भी दैनिक जीवन की आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए पैसे की अर्निंग करते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आज का चैप्टर, जिसमें हमने प्रोडक्शन से जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ा। और यही छोटी छोटी चीज़ें, यानी इकोनॉमिक्स जनरली लोग कहते हैं कि थोड़ी सी कह सकते हैं कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट है या टफ सब्जेक्ट मानी जाती है, सबके लिए होती है स्टार्टिंग में, मुझे भी थोड़ा सा अजीब ही लगती है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के छोटे छोटे टर्म्स को समझते हुए चलेंगे, एनसीईआरटी के छोटे छोटे जो शब्द हैं उस शब्दावली को, टर्मिनोलॉजी को समझते हुए चलेंगे, तो आगे जाकर के आप एडवांस फॉर्म में जो बजट समझ रहे होंगे या जो आप इकोनॉमिक सर्वे समझ रहे होंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप जीडीपी पर डिस्कशन कर रहे होंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इस वजह से पढ़ना ज़रूरी है। इस वजह से पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, ये इस वजह से पढ़ना ज़रूरी है कि आगे जब आप एडवांस मोड में इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ, वो चीज़ें अच्छी तरीके से आप अपने दिमाग में सहेज कर रख पाएँ, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा आज का क्लास, अपनी फीडबैक, अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। और आज के लिए ये एक ही क्लास है, कल संभवतः 2 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे और परसों 9th क्लास की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की किताब जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर 10th क्लास को हम स्टार्ट कर देंगे। अपना सपोर्ट बनाए रखना है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि मैक्सिमम बड़े बड़े जो चैनल हैं वहाँ पर आपने देखा होगा एनसीईआरटी को एज इट इज़ पटक दिया गया है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक व्यू बनाने का प्रयास किया है, मैंने एक कनेक्टिविटी बनाने की यहाँ पर कोशिश की है कि चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करते हुए आपको चीज़ें यहाँ पर बताई जाएँ। इस वजह से थोड़ी सी मेहनत मैंने अपने हाथ से चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करते हुए मैंने तैयार की है, और मैं सारी एनसीईआरटी आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा। ऐसे नहीं कि किताब उठाई और किताब लेके यहाँ पर बैठ गया और आपको एक इमला की तरह, एक कहानी की तरह या बिल्कुल ऐसे ही पढ़ता चला रहा हूँ, बड़बड़ाता चला जा रहा हूँ, इस तरीके से मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं मेरा एक मोटिव है कि मेरा भी जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग में ही है, और टीचिंग ही मैं वर्तमान में करता हूँ। और मैं आगे कोशिश ये करूँगा कि मैं खुद को भी यहाँ पर प्रूव कर पाऊँ, और एक जो मेंटलिटी है हम सभी लोगों की उसको चेंज कर पाऊँ कि लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग के पढ़ाई नहीं की जा सकती, या बिना पैसे के पढ़ाई नहीं की जा सकती, या 1.5-2 लाख खर्च किए बिना आप पीसीएस या यूपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं मैं, बेशक मेरा एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसको मैं बहुत ऊपर तक लेकर के जाऊंगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सभी लोगों के दिमाग से ये मेंटलिटी जो है, ये मानसिकता जो है, इसको किसी हद तक मैं थोड़ा सा कम कर पाऊँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर पाऊँ। ठीक है, तो आप सभी के लिए 2024 के लिए मैं अभी से शुभकामनाएं देता हूं। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं यूपीपीसीएस 2024 के लिए पूरी की पूरी चीज़ें, पूरा का पूरा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मैं आपको यहां से प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।